नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि पता है, इस सेशन में हम एसएससी जेईई 2010 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी जेईई 2010 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहले ही 25-24 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज 26 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यह जो पेपर है 2010 एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि डॉलर इंडेक्स नाम के व्यापारिक प्रपत्र के विश्व की मुद्राओं का एक थैला है जिनके प्रति व्यापार के लिए डॉलर के मूल्य की गणना की जाती है। विश्व की ऐसी मुद्राओं की संख्या कितनी है? तो ऐसे विश्व की जो मुद्राओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है, जिसको डॉलर के रूप में क्या किया जाता है? डॉलर के रूप में लेन देन किया जाता है। डॉलर के रूप में मूल्य की गणना की जाती है। तो हमारा इसमें 6 देश कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें 6 यूरो है, जापानी येन है, कनाडा का डॉलर है, स्वीडन का कोरोना है, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग है और फ्रांस का फ्रैंक है। तो कौन सा है? फ्रांस का फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक है? तो इसमें कौन सा होगा? सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? पूर्वी एशिया हो जाता है। क्या होता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या हुआ? दक्षिणी और पूर्वी एशिया हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे मुख्य उत्पादक कौन से हैं? तो मुख्य उत्पादक इंडोनेशिया है, थाईलैंड है और मलेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड है। कौन सा है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? यह कोलोराडो नदी में स्थित है। कहाँ है? कोलोराडो नदी में स्थित है। जब किसी पठारी भाग के सैलों को आड़ी तिरछी बिछी हो और वर्षा भी कम होते हैं तो उस स्थान पर बहने वाली नदी की जो घाटी बहुत क्या होती है? तंग हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ऐसी तंग घाटी को ही कैरियन अथवा आई आकार की घाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब पठारी क्षेत्र में जब आड़ी तिरछी जो कटी हुई होती हैं और बारिश जहाँ कम होती है तो वहाँ पतली सी सकरी क्या बन जाती है? तंग एक घाटी बन जाती है। और ऐसी तंग घाटी को ही कैनियन अथवा आई कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन है। क्या बोलते हैं? इसी को कैनियन बोलते हैं। तो जो क्या है, ग्रैंड कैनियन है, यह कहाँ स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इनमें में से बर्नौली का सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो बुनसन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली का सिद्धांत क्या बोलता है? तो बर्नौली का सिद्धांत बोलता है बर्नौली का सिद्धांत क्या बोलता है? कि बर्नौली का सिद्धांत बोलता है कि यदि हम असंपीडित जो तरल है या असंपीडित तरल या होगा या फिर गैस होगा और एकांक जो द्रव्यमान पर एकांक आयतन में जब उसके क्या होगा? सरल भाषा में समझिए, हम इस यहाँ पे फार्मूला की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यदि हम प्रेशर और जो वेग होता है इसका योग नियत रहेगा। इसका क्या होगा? योग नियत रहेगा। क्या होगा? इसका योग नियत रहेगा। तो यदि हम जहाँ अगर प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होता है? जहाँ वेग बढ़ता है तो वहाँ प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। क्या होगा? वहाँ प्रेशर घट जाएगा। अगर टीन है, किसी छत का यदि टीन लगाया गया है और आंधी तेज चल रही है, आंधी तेज चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर दाब की कमी हो जाती है। और जबकि रूम में दाब अपना पूर्वत बना हुआ है तो यहाँ पे एक बल बाहर की ओर कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है? बल बाहर की ओर कार्य करने लगता है। और जैसे जैसे आधी की तीव्रता बढ़ती जाती है, यहाँ पे दाब कम होता जाता है और इधर से एक दाब आरोपित होने लगता है। और कुछ समय बाद क्या होता है? यह छत का टीन हमारा उखड़ के बाहर चला जाता है। तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। वैसे ही हमारा बुनसन बर्नर है। क्या है? वैसे ही बुनसन बर्नर हमारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हम घोषित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति नैदानिक दृष्टि से मृत है।
अर्थात क्लिनिकली दृष्टिकोण से हम किसी व्यक्ति को कब घोषित कर सकते हैं कि यह व्यक्ति मर गया है, अर्थात इसकी डेथ हो गई है। तो उसकी जब हृदय स्पंदन न हो तब, अर्थात या मस्तिष्क में जीवन न हो तब कहेंगे, या पुतली में प्रकाश के प्रति हलचल न हो तब कहेंगे, या नाड़ी नहीं चल रही होगी तब कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, जो हमारा हृदय स्पंदन है अगर बंद हो चुका है तो उस समय हम व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मृत घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जब बताया गया है कि व्यक्ति के जब हृदय स्पंदन न हो तो उससे मृत घोषित किया जा सकता है, क्योंकि हृदय स्पंदन एक स्वचालित क्रिया है। क्या है, यह स्वचालित क्रिया है, इसको अनैच्छिक क्रिया है। यह क्रिया पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा में उपस्थित एक नियंत्रण केंद्र से नियंत्रित होता है। इस केंद्र को क्या बोलते हैं, कार्डियक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक केंद्र बोलते हैं। तो ये किसी व्यक्ति को हम कब क्लिनिकली घोषित करेंगे कि वह व्यक्ति मर चुका है, कि जब उसके हृदय स्पंदन की गति बंद पड़ जाती है तो उस व्यक्ति को हम मृतक घोषित कर देते हैं। बौद्ध सन्यासी के नाम से बनाई गई एक बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से कौन सी है। तो जो बौद्ध सन्यासी के नाम पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना हमारी कौन सी है, नागार्जुन है। कौन सी है, नागार्जुन है। यह किस नदी पर बनाई गई है, तो यह कृष्णा नदी पर बनाई है। किस नदी पर बनाई गई है, तो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। किस नदी बनाई गई है, कृष्णा नदी बनाई गई है। और यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईमेल में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, बैक कार्बन कॉपी। क्या होता है, सॉरी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म ईमेल में क्या होता है, तो ईमेल में इसका फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तिलहन के कुल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन किस तिलहन की होती है। तो सर्वाधिक उत्पादन किसकी होती है, सोयाबीन की होती है। किसकी होती है, सोयाबीन की होती है। और सोयाबीन की उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। किस में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। फिर महाराष्ट्र में होता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन में कौन सा तिलहन का उत्पादन होता है, तो इसमें सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सानिया मिर्जा ने महेश भूपति के साथ कौन सा मिक्स्ड डबल टेनिस जीता था। तो यह उस समय का क्या है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 इन्होंने सानिया मिर्जा ने महेश भूपति के साथ जीता है। जेट विमान उड़ते हैं, तो जेट विमान किस क्षेत्र में उड़ते हैं हमको बताना है। तो जेट विमान जो लोअर स्ट्रोफेयर है, क्या है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, निचला समताप मंडल है, इसमें उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं, निचला समताप मंडल में, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। समताप मंडल के निचले में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें मौसमी घटनाएं मुक्त होती हैं, इसलिए इसमें वायुयान हमारे जेट विमान उड़ते हैं। तो कौन से मंडल में उड़ते हैं, कौन से, तो उसका क्या नाम है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, निचले समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जो है उसका विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है, बाई कैमरल नहीं है, यूनिकैमरल है। तो हम पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा है जो बाई कैमरल है। तो पहला क्या होता है, यूपी होता है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। फिर से देखिए, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक हो जाता है। कौन होता है, कर्नाटक हो जाता है। 2 2 4 2 6 एक जम्मू कश्मीर एक आ जाता है। क्या आ जाता है, जम्मू कश्मीर। तो हमारे कितने हैं, 9 हैं। कितने हैं हमारे,
तो इसमें से कौन सा आंसर नहीं मिल रहा, तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, जो जहाँ द्विसंधात्मक व्यवस्था नहीं है तो वह कहाँ है, नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। देखिए यहाँ बताया गया आपको कि क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। यहाँ जो है कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, तो हमारे कितने हो जाते हैं, टोटल 7 हो जाते हैं। तो 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसंधात्मक अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही वहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गाय के उदर में कितने कक्ष होते हैं। तो गाय के उदर में 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं, गाय के उदर में 4 कक्ष होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो रूमेड़ सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, रूमेड़। क्या है, रूमेड़ गाय के उदर का सबसे बड़ा भाग होता है। गांधी जी द्वारा किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था। तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था। तो निम्न में से पहला कौन सा आंदोलन था जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो गांधी जी ने मुख्यतः 3 आंदोलन किए थे जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो 1920 में कौन सा किया था, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में। 1930 में क्या किया था इन्होंने, तो असहयोग, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 1930 में कौन सा आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक जो तोड़ो, नमक सत्याग्रह था जो, उस पर इन्होंने नमक कानून तोड़ने के साथ ही इन्होंने 1930 में ही सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। फिर से देखते हैं। तो पहला इन्होंने क्या था, हमको याद रखना, श अभ, क्या है, 1920 में असहयोग आंदोलन जिसमें क्या किया गया था, सरकारी जो कपड़े थे उनका विरोध किया गया था। फिर आता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक कानून तोड़ो आंदोलन के साथ ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। फिर आता है 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो 1920 में कौन सा 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ हमें क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा पहला आंदोलन था। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा पहला आंदोलन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। कौन सा हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। तो हमारे यहाँ से आंसर बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो बारदौली सत्याग्रह लाल वल्लभ भाई पटेल द्वारा किसानों के लिए शुरू किया गया था। कब, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसार में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है। तो संसार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला सबसे किस देश द्वारा, कंट्री द्वारा सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन यूएसए द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, यूएसए द्वारा। किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नई दिल्ली में 7 सितंबर 2009 को घोषित 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में परिवार कल्याण पर सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार विजेता हिंदी फिल्म कौन सी रही थी। तो कौन सी रही थी, आमिर खान की फिल्म थी तारे ज़मीन पर, जो बच्चों के मेंटालिटी पे आधारित फिल्म थी। गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत किसकी सिफारिश पर तय की जाती है। तो एमएसपी होती है, जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो फसल होते हैं मुख्तर रबी और खरीफ की, तो उस पर गवर्नमेंट द्वारा एक मिनिमम प्राइस स्थापित किया जाता है। तो यह किस कमीशन द्वारा या फिर किस आयोग द्वारा स्थापित किया जाता है। यह किस आयोग द्वारा स्थापित किया जाता है। यह आयोग कृषि सिफारिश, किसकी सिफारिश पर तय की जाती है। तो यह कृषि दामों और कीमतों के लिए आयोग पर यह निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। किस पर, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CACP,
क्या बोलते हैं, CACP। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। कब हुआ था? एक्चुअल में इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम कुछ और था। क्या था पहले नाम? था एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस था। क्या था? एग्रीकल्चर, इसका नाम पहले कुछ और था। बाद में इसका नाम बदल के 1985 में क्या कर दिया गया? CACP कर दिया गया। क्या कर दिया? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब MSP किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लौंग जो होता है, हम जो यूज में लाते हैं, वह पौधे का कौन सा भाग होता है? तो लौंग पौधे का कौन सा भाग होता है? या कली होती है? क्या होती है? कली होती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फूल की कली होती है, बी हो जाएगा। फ्लावर बर्ड, क्या हो जाएगा? फ्लावर बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो मात्र एक कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर से उड़ सकता है? तो वह हमिंग बर्ड है। कौन सा है? हमिंग बर्ड। यह और संसार की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो हमिंग बर्ड ही संसार की सबसे छोटी पक्षी है। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो यह अहमदनगर से संबंधित। कहाँ से संबंधित थी? यह अहमदनगर से संबंधित थी। नेक्स्ट देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांद बीबी बहादुर निजाम शाह के संरक्षिका थी। क्या थी? निजाम शाह की संरक्षिका थी। गोलकुंडा की स्थापना किसने किया था? तो कुतुब शाही ने किया था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली शाह था। और बहमनी साम्राज्य के अलग होने वाला क्षेत्र यहाँ का फतहुल्ला इमानदाह शाह ईमानशाही वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो यह रेफ्लेसिया पुष्प जो होता है पादप, उसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। किसका होता है? रेफ्लेसिया का। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से सही अनुक्रम क्या है? तो नहीं, निम्नलिखित घटनाओं में से सही अनुक्रम क्या है बताना है। तो इसमें से थोड़ा सा ये चीज़ टफ हो जाता है, क्योंकि हमको सभी का सन पता होना चाहिए, किस सन में हुआ था। तो सबसे पहले हमारा कौन सा हुआ था? तो हमारा सबसे पहले इनमें से देखना है। तो जो क्रिप्स जो हुआ था, क्रिप्स मिशन स्टैंड क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 में क्रिप्स द्वारा प्रस्तावित था। तो यह कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन भी कब हुआ था? 1942 में ही हुआ था। कैबिनेट मिशन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन यह 1946 में हुआ, 1946 में हुआ था। वेवल योजना, यह वेवल योजना जो प्रस्तुत किया गया था 1945 में प्रस्तुत किया गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन यह कब किया गया था? 29 मार्च को किया गया था। कब किया गया था? 29 मार्च 1942 को। तो हमारा सबसे लास्ट में कौन होना चाहिए? सबसे लास्ट में तीसरा होना चाहिए। तो AC हो जाएगा यहाँ से B हो जाएगा। अब सबसे पहला कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहला हमारा ए होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर यहाँ से B बन जाता है, अर्थात B हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्रिप्सन मिशन जो है, क्रिप्सन मिशन 22 मार्च 1942 में प्रस्ताव पारित किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942 में बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की पुष्टि कर दी गई थी। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब वेवल योजना कब लाया गया था? तो यह 1945 में प्रस्तुत की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में। हमारा क्रम कौन सा सही हो जाएगा? हमारा B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव कहाँ मनाया गया था? यह कहाँ मनाया गया था? यह 44वां जो फिल्म उत्सव है यह
पणजी में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? पणजी मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। और बल्ब का आविष्कार, जो विद्युत बल्ब है उसका आविष्कार एडिसन ने किया था। किसने किया था? एडिसन ने किया था। और जो टेलीग्राफी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी द्वारा किया गया था। किसको द्वारा किया गया था? मार्कोनी द्वारा। हेनरी कैवेंडिश यह केमिस्ट्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित सीमा के बाद वित्तीय घाटा की ओर निश्चित रूप से अग्रसर होती है। तो यह किसकी तरफ निश्चित रूप से अग्रसर होती है? यह इन्फ्लेशन। किसकी तरफ अग्रसर होती है? तो यह स्फीति की तरफ अग्रसर होती है निश्चित रूप से। जब निश्चित सीमा के बाद वित्तीय घाटा, एक निश्चित सीमा के बाद वित्तीय जो घाटा होता है यह इन्फ्लेशन की ओर अग्रसर होती है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनता है? हमारा सही आंसर ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा कंप्यूटर का निवेश साधन नहीं है? अर्थात यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है बताया गया है, डिवाइस बताई गई है, वो इनपुट, उसमें जो सूचना भेजने का कार्य नहीं करते कंप्यूटर में। तो जो कीबोर्ड होती है इनपुट होता है, माउस भी इनपुट का कार्य करता है, स्कैनर भी इनपुट का करता है, लेकिन जो मॉनिटर होती है वह क्या करता है? हमें सूचना प्रदान करता है, अर्थात वह आउटपुट होगा जाएगा। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बनता है? हमारा सही आंसर यहाँ बनता है डी बनता है। जो निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो हमारा सही आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अर्थात जो CAG बोलते हैं, यहाँ गलत लिख गया, कंप्यूटर नहीं है, यह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है CAG। तो CAG जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को माना गया अर्थात कि इनका क्या कार्य होता है? तो यह पहला क्या बोल रहा पहला कि सभी संसदीय समिति मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक या लोक सेवा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है, या फिर मंत्री परिषद का मित्र हो और दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है, या फिर आधिकारिक वर्ग का मित्र और दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बनता है? हमारा लोक सेवा समिति का मार्गदर्शक और दार्शनिक होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। और जो CAG के बारे में संविधान के 148वें अनुच्छेद में बताया गया, किसमें बताया गया है? 148वें अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। और इसकी कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो सबसे पहले पूर्ण हो जाएगा उसके आधार पर उनकी कार्यकाल होती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।